औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जंगल शाह केमाड़ी कराची में पिछले 5 साल से केमिस्ट्री के लेक्चरर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स मेरा पहला लेक्चर होगा सिंध कॉलेज लेक्चरर यूट्यूब चैनल के लिए। हमारे आज के लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स से ये 3 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है, और वो कौन से अवामिल हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर अंदाज होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स को। केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है? केमिकल काइनेटिक्स दरअसल फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें 3 काम किए जाते हैं, 3 चीज़ों की स्टडी की जाती है, 3 चीज़ों का मुताला किया जाता है। जिसमें पहली चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार। केमिकल रिएक्शन की रफ्तार स्लो है या उसकी रफ्तार फास्ट है, ये दोनों चीजें केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस की जाती हैं। सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से अवामिल हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर अंदाज होते हैं, यानी वो कौन से अवामिल हैं जिनके मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन की रफ्तार या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। तीसरी चीज जो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी की जाती है वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। वो 1 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, वो 2 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, या 2 से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है? यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जितनी भी तब्दीली आ रही है उस तब्दीली को रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है, इसीलिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी मोल पर लीटर डॉट सेकेंड। और अगर हम इसको यूं लिखना चाहें तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। हम ये बात भी जानते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर बराबर होता है मोलैरिटी के। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको बाज औकात इस तरह भी मिलेगी, मोलर डॉट सेकेंड इनवर्स। इस रिएक्शन को कंसीडर कीजिए। इस केमिकल रिएक्शन में ए एक रिएक्टेंट है और बी एक प्रोडक्ट है। वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में कमी होना शुरू हो जाती है, यानी ये कंज्यूम होने लगता है, और प्रोडक्ट बी वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, यानी इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता रहता है। इस ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि रिएक्टेंट ए जिसको ब्लू से शो किया गया है उसकी कंसंट्रेशन डाउनवर्ड आ रही है, कम होती जा रही है, और रिएक्टेंट जिसको रेड से शो किया गया है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हमारा आखिरी टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं वो ये हैं। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होती है। नंबर 2 है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। 3 है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। 4 है कैटलिस्ट। 5 है टेम्परेचर। 6 है लाइट। अब हम 1 बाय 1 इन तमाम फैक्टर्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की।
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। यानी अगर आप नीचे डायग्राम पर फोकस करें तो पहले सिलेंडर में 3 रेड मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं और 3 आपको ब्लू मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। यहां मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत कम है, यहां कोलिजन भी उनके दरमियान कम होगी, यानी इनके दरमियान जो टकराव होगा वो कम से कम होगा। जब टकराव कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लो हो जाएगा। दूसरे सिलेंडर में आप देखें रेड मॉलिक्यूल्स की तादाद है 6 और ब्लू मॉलिक्यूल्स की तादाद भी है 6। यहां पर मॉलिक्यूल्स की तादाद पहले सिलेंडर के मुकाबले में डबल है, तो कोलिजन भी ज्यादा होगी। जब कोलिजन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से यह नतीजा निकलता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले ये डिस्कस करते चलें कि सरफेस एरिया होता क्या है। किसी रिएक्टेंट का वो एरिया जो रिएक्शन में एक्सपोज होता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ दैट रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले लिक्विड की बात करें, लिक्विड का सरफेस एरिया जितना बढ़ता है उसमें एवापोरेशन की रफ्तार उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर इस ग्लास में पानी मौजूद है और इस बड़े बर्तन में पानी मौजूद है। अगर हम ग्लास में देखें तो ग्लास का सरफेस एरिया कम है, जबकि खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी का सरफेस एरिया ज्यादा है। लिहाजा ग्लास में एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, जबकि इस बड़े बर्तन में एवापोरेशन की रफ्तार ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाया जाए, लिक्विड के सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है, और इसी तरीके से सरफेस एरिया कम होने से रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड की। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम स्क्रीन पर देखें तो हमारे सामने क्रिस्टलाइन बोरॉन और एमॉर्फस बोरॉन दोनों की डायग्राम मौजूद है। क्रिस्टलाइन बोरॉन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। पार्टिकल के साइज बड़े होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, लेकिन एमॉर्फस बोरॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसीलिए एमॉर्फस बोरॉन जो है वो तेजी से रिएक्शन करता है बनिस्बत क्रिस्टलाइन बोरॉन के। बिल्कुल यही चीज जिंक मेटल के लिए भी है कि अगर जिंक के बड़े बड़े पीसेस लिए जाएं तो उनका सरफेस एरिया कम होगा बनिस्बत पाउडर जिंक के। इसीलिए पाउडर जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक के बड़े टुकड़ों के। पेपर में ये दोनों रीजन मौजूद हैं। पास्ट पेपर्स अगर आप देख लें तो पास्ट पेपर्स में आपको दोनों रीजन मिल जाएंगी। पहले रीजन है एमॉर्फस बोरॉन इज मच मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन बोरॉन। रीजन इसकी बिल्कुल सिंपल है कि एमॉर्फस बोरॉन में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक और रीजन है कि पाउडर जिंक रिएक्ट मोर रैपिडली विद वाटर देन द चंक्स ऑफ मेटालिक जिंक। इसकी भी रीजन यही है कि पाउडर जिंक का सरफेस एरिया ज्यादा होता है बनिस्बत जिंक के बड़े बड़े टुकड़ों के। एक और रीजन पेपर में मौजूद है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट मोर रैपिडली विद पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट देन द चंक्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जवाब भी बिल्कुल सिंपल है, वही जवाब है इसका कि कैल्शियम कार्बोनेट के अगर बड़े पीसेस लिए जाएं और उनका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत कम हिस्सा एक्सपोज होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। लेकिन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को पाउडर फॉर्म में ले आए
तो पाउडर फॉर्म में आने से उसके पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। लिहाजा अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में लें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो ज्यादा रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा पैदा होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट और पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट की डायग्राम आपके सामने मौजूद है, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। थर्ड हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू रिएक्ट एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एनर्जी की कम से कम वो मिकदार जो रिएक्टेंट के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर दे, उनको रिएक्शन करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन लाने के लिए मजबूर कर दे, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान होने वाली केमिकल रिएक्शन की अगर स्टडी की जाए तो इस केमिकल रिएक्शन की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। उसकी सिंपल रीजन ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो है। इसके बरक्स अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन की स्टडी करें तो उसकी रफ्तार जो है वो स्लो है। उसकी वजह क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो दोनों का एनर्जी बैरियर अलग अलग है। रेड से रिप्रेजेंट किया गया है नाइट्रिक ऑक्साइड के एनर्जी बैरियर को, जो छोटा है, कम है, इसीलिए वो कम एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का एनर्जी बैरियर जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है काफी ज्यादा है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रीजंस। पेपर में अक्सर एक रीजन मौजूद है कि क्यों कुछ केमिकल रिएक्शन फास्ट होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं। तो जवाब बिल्कुल आसान है, दो टोक है कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन के जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो फास्ट होते हैं, और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है वो तमाम केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ए ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत कम है और ग्राफ बी में एनर्जी बैरियर जो एक्टिवेशन एनर्जी का है वो बहुत ज्यादा है। लिहाजा ए रिएक्शन फास्ट होगा और रिएक्शन बी जो है वो स्लो होगा। फोर्थ नंबर पर है कैटलिस्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैटलिस्ट खुद क्या होते हैं। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करते हैं। ये चेंज दो तरह का हो सकता है, या तो ये केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देते होंगे या फिर ये केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को स्लो करते होंगे। ऐसे तमाम केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज करते हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और उन्हें एक्टिवेटर भी कहा जाता है। ऐसे तमाम केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को स्लो करते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है या उनको इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा पहला काम क्या करते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करें तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट दोनों की मौजूदगी में की जा सकती है। अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसा पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, लेकिन अगर हम ग्लिसरीन जैसा नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन स्लो होगी। ये चंद इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें कैटलिस्ट इस्तेमाल हुए हैं, दोनों दिए जा रहे हैं। 5 रिएक्शंस हैं जिनमें एक तो एक्सप्लेन हमने कर दिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन का, बाकी 4 आपके सामने हैं। इनके कैटलिस्ट भी मौजूद हैं और उनकी नेचर भी मौजूद है कि वो नेचर में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। ये एमसीक्यूज में जो है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये
एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंजाइम्स। ये कैटलिस्ट से रिलेटेड ही है। एंजाइम्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को कैटलाइज करते हैं, तेज करते हैं। इसीलिए एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। रीजन, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। क्यों? सिंपल सी रीजन है। ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। एक और रीजन है कि नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इंक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें इफेक्ट की तरफ। पांचवें इफेक्ट हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। इसको एक उसूल के मुताबिक समझ लेते हैं, थम्स रूल के मुताबिक। थम्स रूल ये कहता है कि अगर टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया जाए तो 10 केल्विन टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। यानी वो रिएक्शन पहले के मुकाबले में आधे वक्त में कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा रखें, होता क्या है? होता यह है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके दरमियान आपस में जो टकराव होगा वो टकराव बढ़ेगा। टकराव बढ़ने से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई हो चुका है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर लो कर दें तो काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो उनके दरमियान टकराव क्या होगा? कम से कम हो जाएगा। जब टकराव कम होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में जो ब्लैक से लाइन ड्रॉ हुई है ये लो टेम्परेचर पर है और रेड से जो हुई है ये हाई टेम्परेचर पर है। अब अगर आप ब्लैक लाइन वाले का शेडिड एरिया देखें वो बहुत कम है, लेकिन हाई टेम्परेचर वाले का क्या है? ज्यादा। ये शेडिड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है उनके टकराव को। तो हाई टेम्परेचर पर टकराव ज्यादा होगा। जब टकराव ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगी। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। इस ग्राफ में तीन चीजें शो की गई हैं। पहली चीज, ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। दूसरी चीज का डिस्कस कर रहा है? ये डिस्कस कर रहा है शेडिड एरिया को। वो शेडिड एरिया जो ज्यादा है वहां पर कोलिजन ज्यादा है, जो शेडिड एरिया कम है वहां कोलिजन कम है। तीसरी चीज जो डिस्कस कर रहा है वो ये कि T2 यानी हाई टेम्परेचर वाले का शेडिड एरिया लो टेम्परेचर यानी T1 से जो है वो ज्यादा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि T2 वाले एरिया में कोलिजन ज्यादा है, T1 वाले में कोलिजन कम है। जहां कोलिजन ज्यादा है वहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जहां टकराव कम है वहां रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। लास्ट में इसकी रीजन डिस्कस कर लेते हैं। रीजन यह है कि मिल्क सॉर मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर। कहता है कि सर्दियों के मौसम के मुकाबले में गर्मियों में दूध जल्दी खट्टा हो जाता है। दूध के खट्टे होने की रीजन ये है कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन से कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। गर्मियों के मौसम में उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है तो वो लैक्टोज को ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए दूध जल्दी खट्टा हो जाता है, ज्यादा खट्टा होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में उनकी रिप्रोडक्शन स्लो होती है, टेम्परेचर कम होता है, लिहाजा दूध जल्दी या ज्यादा खट्टा नहीं होता। एक और रीजन है कि फूड इज प्रिजर्व्ड इन डीप फ्रीजर। खाने पीने की चीजों को डीप फ्रीजर में रखा जाता है ताकि वो एक लंबे अरसे तक चल सके। उसकी रीजन सिंपल ये है कि डीप फ्रीजर में टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस कम टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड स्पॉइलेज का बायस बनते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जब वो इनएक्टिव होंगे तो डेफिनेटली खुराक वहां पर जो है स्पॉइल नहीं होगी और वो एक लंबे अरसे तक चल सकती है। लास्ट टॉपिक हमारा है लाइट। लाइट का क्या इफेक्ट होगा? लाइट पे आने से पहले डिस्कस करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ लाइट की इन्फ्लुएंस में प्रोसीड होते हैं उनको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। प्लांट अपनी खुराक यानी शुगर को तैयार करने के लिए सनलाइट के मोहताज होते हैं।
वो क्या करते हैं कि सनलाइट से एनर्जी हासिल करते हैं, उस एनर्जी से अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। यानी ये रिएक्शन अंधेरे में नहीं होगा। अगर एक पौधे को हम अंधेरे कमरे में रख दें तो उसमें कभी भी जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं होगी, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट आप क्लास 9 की बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट के। लाइट जितनी ज्यादा होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी, लाइट जितनी कम होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार उतनी कम होगी। दो बातें डिस्कस कर लेते हैं। और पहली बात यह है कि द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है इन तमाम का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है। उसकी वजह यह है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करते। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करो ज्यादा करो इससे इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लाइट कम और लाइट ज्यादा हो जाए तो इन केमिकल रिएक्शन की रफ्तार पर फर्क जरूर पड़ता है। मिसाल के तौर पर मीथेन और क्लोरीन के दरमियान होने वाला केमिकल रिएक्शन, मीथेन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन अगर आपने बहुत ज्यादा कर दी लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो दोनों के दरमियान रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर सनलाइट है, क्लोरीन और मीथेन को मिलाया जाए तो रिएक्शन की रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान भी रिएक्शन लाइट के बगैर नामुमकिन है। यानी ये दोनों केमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है और इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा जीरो होगा। ये एमसीक्यूज में कई मर्तबा आ चुका है। एक रीजन है कि इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। अभी बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है इन तमाम का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो इसलिए होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करने से इनकी रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, अगर लाइट ना हो तो इनकी रफ्तार पर जरूर फर्क पड़ता है। इसके साथ हमारे जितने भी फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज हो रहे थे वो हो गए मुकम्मल। आखिर में एक्नॉलेज करना चाहूंगा ऑनरेबल सईद गनी साहब को, जो मिनिस्टर फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैं, कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और उन बच्चों के लिए जो घरों में कैद हो गए कोरोना जैसे वबा की वजह से, कि उनको तालीम मिल सके घर बैठे। तो मैं ऑनरेबल सईद गनी साहब का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद में प्रोफेसर असगर अली चन्ना जो गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जंगल शाह के प्रिंसिपल हैं, उनका भी बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ऑल फैकल्टी मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जंगल शाह फॉर देयर सपोर्ट, और अपनी बीवी का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके सपोर्ट और पैशंस के बगैर ही लेक्चर तैयार करना मुश्किल था। और अपने भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने टेक्निकल सपोर्ट मुझे प्रोवाइड की इस पूरे लेक्चर की प्रिपरेशन के दौरान। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।